नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। भ्रष्टाचार को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोला। राहुल गांधी ने यह कहा कि जिस तरह के काम मोदी सरकार कर रही है उससे अगले 6 महीने में प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती 5.6 इंच की हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के ससुर के बहाने परिवारवाद और दामादवाद पर निशाना साधा। तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, ये पार्टियां ये दोनों कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है इस तूतू मैमे के बीच भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती हैं। मोदी जी, आपने वायदा किया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस वायदे को आप पूरा करिए। जम्मू में पीएम मोदी तो जयपुर में राहुल गांधी। जम्मू से लेकर जयपुर तक दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार पर बोलते दिखे। जम्मू में अरुण जेटली के ससुर गिरधारी लाल डोगरा के जन्मशती समारोह के दौरान पीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कहा उसका इशारा कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की ओर था। डोगरा साहब को व्यक्तियों की परख बड़ी पक्की होगी ऐसा मुझे लगता है, और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। और ये भी विशेषता है कि दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। अब कांग्रेस कह रही है कि पीएम ऐसी बातें करके अपना स्तर घटा रहे हैं। मोदी जी कभी कभी उसका स्टेटस से नीचे जाकर बोलते हैं। यह प्रॉब्लम हमेशा हमारा प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम है। उन्होंने इंडिया के बाहर जाकर इधर का पॉलिटिकल लीडर्स को उधर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमले की लड़ाई का ये एक पहलू था। अब दूसरा पहलू दिखाने के लिए आपको जम्मू से जयपुर ले चलते हैं, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वसुंधरा की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बताकर निशाना साधा। 100 साल हो गए और जैसे सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में था, वैसे ही आज भी सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में बैठा हुआ है। उधर वो बटन दबाते हैं, इधर ये कूदते हैं। राहुल ने हमले के लिए सिर्फ ललित मोदी और वसुंधरा के रिश्तों को ही हथियार नहीं बनाया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले, महाराष्ट्र के चिक्की घोटाले से लेकर रमन सिंह सरकार के चावल घोटाले तक का जिक्र करके पीएम मोदी को चुनाव प्रचार वाला भाषण याद दिलाया। यहाँ पे ललित मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में व्यापम सरकार, महाराष्ट्र में मुंडे सरकार, छत्तीसगढ़ में नान सरकार, और हमारे 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे हैं। राहुल घोटालों तक ही नहीं रुके, पीएम मोदी के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसे ही करते रहे तो 6 महीने में 56 इंच का सीना 5.6 इंच का हो जाएगा। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया। 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया, दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी 56 इंच वाला बयान अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए दिया करते थे। अब राहुल ने भरी सभा में इस पर हमला बोला तो बीजेपी कह रही है कि राहुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के विषय में तो प्रसिद्ध है कि उनके भाषण जो होते हैं वो बचकाने वाले होते हैं, और खैर जिसकी दूरदर्शिता 5.6 मिलीमीटर की है वो 56 क्या समझ पाएंगे। भ्रष्टाचार के बहाने राजनीति के मैदान में एक दूसरे पर हमलों का दौर जारी है। जीजा रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को लेकर बीजेपी पहले से ही कांग्रेस को घेरती रही है। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसने बीजेपी राज में हो रहे घपले घोटालों को मुद्दा बनाकर सरकार की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि किसका भ्रष्टाचार बड़ा है, ये साबित करना जरूरी है या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। तो आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह से तूतू मैमै और आरोप प्रत्यारोप, किसका भ्रष्टाचार बड़ा है? सवाल ये भी, क्योंकि हर पार्टी अपनी कमी ज्यादा उजली दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस तूतू मैमै में भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा, इसका जवाब कोई पार्टी नहीं देती। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से प्रवक्ता अनिल बलूनी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी से चौधरी साहब सिंह हमारे साथ हैं, यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी और साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अनिल बलूनी जी,
आप लोग अब सत्ता में आ गए हैं, बावजूद इसके दामादवाद, परिवारवाद इसकी बात करते रहते हैं। अरे अब तो आपकी सरकार पर, आपकी जो सरकार केंद्र में और जो राज्यों में सरकार है उस पर सवाल उठ रहे हैं। उन आरोपों पर तो कुछ नहीं कहते प्रधानमंत्री। नेहा जी, केंद्र में हमारी सरकार है और वो सरकार अच्छा काम कर रही है। हम लगातार देश को विकास की राह पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। सड़कें बन रही है देश के अंदर, जनधन योजना काम कर रही है, स्किल इंडिया काम कर रहा है। लगातार देश को विकास की ओर लेके जाने की बात कर रहे हैं। किस संदर्भ में एक भाषण दिया गया उस पर बात कीजिए। अरुण जेटली जी के जो ससुर थे उनके बारे में एक बात हुई, उस बारे में कहा गया, बाकी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए कुछ लोग उसका अर्थ निकालते रहे अपने आप। प्रधानमंत्री जी ने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, एक संदर्भ में कहा गया है, इसलिए उसको जो लोग सोच रहे हैं उनकी खुद की दाढ़ी में तिनका, इसलिए ऐसा समझ रहे हैं। रीता जी, आप लोगों ने, अनिल बलूनी साहब कह रहे हैं कि हमने तो वो बात जो थी वो गिरधारी लाल डोगरा के संदर्भ से जोड़ते हुए बात कही थी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा वाली बात क्यों देख रहे हैं? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्तर से नीचे गिरकर बयान दे रहे हैं? अनिल बलूनी जी तो आगे बढ़ के कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत बड़े नेता के वो शताब्दी समारोह में गए। जो स्तर होना चाहिए था उनके भाषण का, जिसमें राष्ट्र के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, डोगराओं के इतिहास के बारे में उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। और वो किस स्तर पर रुककर उन्होंने उतरकर चर्चा की, दामादों की चर्चा। ये कितना अपमान है उस व्यक्ति का जिसके 100 साल मनाया जा रहा हो और उसके संदर्भ में उस स्तर की बात ना की जाए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, 1 लाख करोड़ का घोटाला तो सिर्फ व्यापम और खाद्य घोटाला छत्तीसगढ़ का और व्यापम मध्य प्रदेश का है। प्रधानमंत्री शांत है। जम्मू कश्मीर गए थे तो ये अच्छा नहीं लगता घोटालों की बात कांग्रेस के व्यक्ति करें तो कुछ अपनी विदेश नीति के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। 800 घुसपैठ हो चुकी है, सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं, औरतें तक मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस तरह की चर्चाओं से वो जो मूल विषय है, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, और व्यापम घोटाले का, अन्य घोटालों का, और जो अभी हुआ ललित मोदी वाला प्रकरण, ये सब ढक जाए और किसी अन्य बात पर चर्चा हो। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन मुद्दों से हटने नहीं देंगे, व्यापम से हटने नहीं देंगे। ठीक है रीता जी, आज आप प्रधानमंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं। आप अपने वक्त पे भूल गए जब आप लोगों की सत्ता, आप लोग सत्ता में थे और जब इस तरह के आरोप लगते थे तो मनमोहन सिंह साहब भी चुप्पी साधे रहते थे। तो आज प्रधानमंत्री भी समझते होंगे कि इन पे बाकी लोग बोल रहे हैं, उन्हें बोलने की क्या जरूरत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से साहब सिंह मौजूद है। मैम, मैं फिर आऊंगी आपके पास क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तीसरा इस पर हम टिप्पणी लेना चाहेंगे। साहब सिंह जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस, बीजेपी, बोलने दीजिए, किसकी कमी? एक मिनट मैम, एक घंटे का डिबेट है मैम, मैं फिर आपके ऊपर आऊंगी आपके पास। साहब सिंह जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसकी कमी ज्यादा उजली? साहब सिंह जी। नेहा जी, देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के का जो प्रधानमंत्री का स्तर है, नरेंद्र मोदी जी उस स्तर के नेता नहीं थे जो उन्हें इस देश में मौका मिल गया है। और वो उसी तरह की बात करते हैं जितने सपने उन्होंने दिखाए थे देश की जनता को, बड़ी बड़ी बात की। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि बलात्कारी छोटी मोटी बातें हैं, बेरोजगारी दूर करने की ठीक बात की थी। अरे आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, हमने आपकी बात के बीच में हम नहीं बोल रहे, बेकार की बात मत करिए। अधिकारियों को डांट लेते हैं, वो ठीक है, की आदत डालिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं में ये बीमारी है, आप लोगों में सुनने की आदत नहीं है। आप सुनने में आदत नहीं है, आप में सुनने की आदत नहीं है। आप बात सुनिए, बच्चों से गलती हो जाती बात नहीं सुनते किसी की। जब मैं बोलो, अरे मेरी बात पूरी होने के बाद आप अपनी बात करना। आप मेरी बात होने के बाद अच्छा आप बोलिए, जो बोलना आप बोलते रहिए, आप जो बोलना है। साहब सिंह जी, आप शांत हो जाइए, संयम से। ये किसी की सुनने की नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अरे तो ये बिना मतलब बीच में डिस्टर्ब करते हैं। जब हम इनके बीच में नहीं बोलते हैं तो हमारी बात सुननी चाहिए, लेकिन ये बात नहीं आते। हम ये कहना चाह रहे, देखिए कि जिस समय
जिस समय चुनाव हो रहा था, हाँ बोल रहा हूं, जिस समय चुनाव हो रहा था, चुनाव के समय देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, सबे रोजगार का वायदा किया गया, काला धन वापस लाने की बात की गई, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की गई, किसानों को उनकी जो फसल का था वो लागत मूल्य पर 1.5 गुना मुनाफे की बात करी गई। पता नहीं किस किस तरह की राम राज लाने का जो है इस देश में सपना दिखाया गया, लेकिन उसके बाद से 1 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई है, ना किसी को रोजगार दे पाई है, ना कोई विकास का काम कर पाई है। और सिवाय इसके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनका स्तर प्रधानमंत्री के लायक नहीं था, लिहाजा वो इस तरह की हमेशा बात करते हैं कि जिससे विवादित हमेशा बात करते हैं, विवादित वो बात कहते रहते हैं और प्रधानमंत्री के स्तर को गिरा रहे हैं। और इस देश के लोगों, इस देश को जो है, तो आपको लगता है आपके जवाब से तो फिर मुझे ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बेहतर लगता है। 10 साल की यूपीए सरकार जिसको आपने समर्थन दिया और जो 44 पर आ गई, आपको लगता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है? परिवारवाद पे आधारित है सर, नेहा जी, ये दोनों पार्टियां परिवारवाद पे आधारित है। अच्छा, आपको कोई बेहतर नहीं लगता? की पार्टियां हैं, इसमें दोनों में आपको सिमिलरिटी कोई है। बेहतर नहीं लगता? एक मिनट, आप लोग क्यों, यही हमारा आज चर्चा का विषय है, तू मैं जो आप करते हैं उसमें असली मुद्दा गौण हो जाता है। कंचन गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरे सुनिए, बीजेपी गैंगवार की राजनीति कर रही है, नरेंद्र मोदी ने गिरोह बना लिया है। अमित शाह क्या है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। साहब सिंह जी, आज बात कांग्रेस बीजेपी की हो रही है, आप एकदम इसको पर्सनल मत लीजिए। नहीं, एक मिनट, अनिल बलूनी जी पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे, आप तीनों ने अपनी बात रखी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कंचन गुप्ता जी मौजूद है, सुन लीजिए सर, कंचन जी को सुन लीजिए। कंचन जी, आप देख रहे हैं हमारे 3 सम्मानित पॉलिटिशियंस, 3 सम्मानित राजनेता, और किस तरह की भ्रष्टाचार पर जब बात आती है एक दूसरे का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर देते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये भारत की ट्रेजेडी है कि जो भ्रष्टाचार या करप्शन, इसको हम लोग करप्शन मुक्त भारत, इस एक बात पर कभी भी आम सहमति नहीं बन सकी है। और इस कारण नहीं बन सकी है क्योंकि हर समय ये रहता है कि आपकी भ्रष्टाचार मेरे भ्रष्टाचार से ज्यादा है, इसलिए मेरा भ्रष्टाचार सही है। दूसरी बात है, अभी बात हो रही थी कि किसने चुनाव के समय में क्या बोला और कितना काम हुआ। अभी तो सरकार का बस 1 ही साल हुआ है, अगले 4 सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। कंचन जी, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन जो बात आपने कही सर, इस पे एक सवाल मेरा कि सरकार 5 साल के लिए जरूर होती है, लेकिन पहले साल में सरकार क्या उदाहरण नहीं रखती है? जिन जिन कथित घोटालों की बात कांग्रेस कर रही है, विरोधी दल कर रहे हैं, उस पर पीएम चुप है, अपनी तरफ से वो किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं? नेहा, मैंने पहले भी इसी कुर्सी में बैठ के मैंने ये बात कही थी कि वो पीएम बोले या पीएम के कोई सहयोगी बोले, लेकिन जैसे व्यापम का इशू है या जो छत्तीसगढ़ का केस है, इस पर एक फुल डिस्क्लोजर, फुल स्टेटमेंट होना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई एक छोटा सा कोई घोटाला नहीं है या कोई स्कैम नहीं है। इसमें जो क्रिमिनलिटी है वो काफी बड़ी है। और जैसे व्यापम आज की बात नहीं है, पहली एफआईआर मुझे जितनी जानकारी है 1983 में फाइल हुई थी, तब व्यापम नहीं था, लेकिन जो इश्यूज थे वही थे। कंचन जी, सिर्फ ये व्यापम की बात नहीं है, सवाल वहीं पर था कि ये जो तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इन पर अगर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बोले तो कम से कम दूसरी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आज पीएम चुप हैं, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार अहम मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते थे, और इसीलिए ये तेरा मेरा भ्रष्टाचार की लड़ाई लगातार हमेशा चलती रहती है। इस पर लगाम कौन लगाएगा, इस पर चर्चा आगे करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, ये तू मैं आखिर कब तक चलती रहेगी? भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा? विजय, सवाल यही है कि एक पार्टी जो विपक्ष में हुआ करती थी तब आरोप लगाती थी, आज सत्ता में आने के बाद भी गिना रही है कि आपका परिवारवाद और दामादवाद आपको कहां ले पहुंचा। दूसरी ओर जो पार्टी पहले सत्ता में थी अब विपक्ष में आ गई है, वो हमले बोल रही है। ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। जब
पिछली बार आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट के जब निर्देश थे उसके बाद भी जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव के लिए ये पूरी संसद एक हो गई थी, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक हो गए थे कि उसमें संशोधन किया जाए ताकि भ्रष्ट नेताओं को बचाया जा सके। अभी भी हालत ये है कि जो लोकपाल 40 साल तक ठिठका रहा, फिर वो पास हुआ, वो पिछले 1 साल से अटका हुआ है। अभी भी 29 राज्यों में से 21 राज्य हैं जिसमें से CVC, जिसमें सूचना आयुक्तों के बहुत सारे पद खाली हैं। सूचना के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। CVC, CIC की 10-10 महीने तक नियुक्ति नहीं हुई, 10 महीने बाद नियुक्ति हुई। विजल ब्लोअर एक्ट को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उसमें संशोधन हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सवाल उठता है कि फिर आप किस मुंह से आम आदमी जिस भ्रष्टाचार के दौर से गुजरता है उसको राहत देने के लिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, इसका हिसाब कोई दे तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा, ना कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों की पोल खोलना। तो अनिल बलूनी साहब, जो बात विजय कह रहे हैं मैं उसे ही आगे बढ़ाते हुए पूछूं कि जब पूछा जाए आप लोगों से कि जैसे कांग्रेस कह रही है कि एक जगह व्यापम सरकार चल रही है, एक जगह चावल बाबा सरकार चल रही है, एक जगह ललित मोदी सरकार चल रही है, तो आप लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। आप लोग घूम फिर कर परिवारवाद पर आ जाते हैं, दामादवाद पर आ जाते हैं। अब तो सत्ता में हैं आप। देखिए नेहा जी, आखिर आपको कांग्रेस की तड़फन समझनी चाहिए। कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है और वो जिस तरह की सरकार चल रही है, देख रहे हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रहने वाली है। इस कारण उल जलूल आरोप लगाने पे लग जाते हैं, ना तथ्य देखते हैं, ना उसके देखते हैं कि सही है कि नहीं, सिर्फ आरोप लगाने पे लग जाते हैं। आप देखिए, ये सरकार हम आज भी कह के जा रहे हैं कि 0 टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार पे, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, किसी भ्रष्टाचारी को कभी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इनको सिर्फ इतना है कि ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि महाराष्ट्र में फला घोटाला हो गया, फला घोटाला हो गया। अरे भाई, घोटाला होता तो जाइए ना कोर्ट, एक बार जांच करवाइए ना, अगर कोई तथ्य निकले तो बताइए ना उसमें। लेकिन सिर्फ रोज रोज आरोप लगा देना है और आरोप लगा के भाग जाना है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस के मित्र इतने हताश हैं, इनको लगता है लंबे समय तक सरकार में वापस नहीं आएंगे और बिना सरकार में रह के ये बिना पानी की मछली की तरह तड़पते रहते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी और मैंने रखने भी दी, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल होंगे कांग्रेस पार्टी के, इस पर आगे आएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और मोदी सरकार को बड़ी राहत वाली ये खबर है, और खबर ये है कि संसद में GST बिल को लेकर सरकार की राह अब आसान हो सकती है। GST बिल को लेकर के जो सिलेक्ट कमेटी है उसकी तरफ से जो सुझाव दिए गए थे, ज्यादातर सुझावों को मानने का संकेत सरकार की तरफ से आ रहा है। तो GST बिल पास होने की उम्मीद अब बढ़ गई है संसद के भीतर। मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है तब जबकि आज ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जमीन बिल पर 1 इंच नहीं देगी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को। ऐसे में सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों के जो सुझाव GST बिल को लेकर के थे वो मानने की बात सरकार की तरफ से आ रही है, और यानी ऐसे में GST बिल संसद में पास हो सकता है, इसकी उम्मीद बहुत बढ़ गई है। मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बड़ी राहत की खबर मोदी सरकार के लिए मॉनसून सत्र में। बिल्कुल, देखिए नेहा, ये राहत की खबर है और इसकी वजह यह है कि अब जो GST पे जो सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है उसकी आज एक बैठक हुई थी, एक और बैठक हो गई, लेकिन आज की बैठक में कांग्रेस को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं उस कमेटी में जो संसद में भी वोट करेंगी उन सब ने अपनी सहमति दे दी है। जो भी सुझाव थे राज्य सरकारों के उन सबको मान लिया गया है, चाहे वो कॉम्पनसेशन का मामला हो जो सबसे बड़ा मामला था, उसको ये तय कर लिया गया है कमेटी में कि 5 सालों तक राज्यों को 100% कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो सबसे बड़ा मसला था। तो इसको मान लेने के बाद अब कांग्रेस को छोड़कर TMC हो, समाजवादी पार्टी हो, AIADMK हो, BJD हो, सभी पार्टियों ने, यहाँ तक कि JDU ने भी अपनी सहमति जता दी है। कांग्रेस के 3 सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेंट दिया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 20 तारीख को जो आखिरी बैठक होगी जिसमें रिपोर्ट को अडॉप्ट किया जाएगा उसमें कांग्रेस के सदस्यों भी बातचीत करके उनको भी मना लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल बड़ी राहत की खबर है मोदी सरकार के लिए। शुक्रिया प्रशांत आपका इस जानकारी के लिए। सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव थे GST को लेकर उन्हें माना है सरकार ने। कांग्रेस की तरफ से जरूर विरोध रहा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि बाकी पार्टियां क्योंकि ऑन बोर्ड आ गई हैं तो फिर कांग्रेस का भी जो विरोध है उसका खास असर मोदी सरकार पर नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें, GST बिल पास होकर जब लागू होगा तो पूरे देश भर में एक ही टैक्स व्यवस्था होगी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज की चर्चा जारी रहेगी। फौरन हाजिर होंगे।
तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, आखिर कब तक? सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, समझना ये भी होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी जब कभी परिवारवाद या दामादवाद की बात आती है तो इतना ज्यादा विचलित क्यों हो जाती है? एक जांच हरियाणा में अब बिठाई गई है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। जब आप लोग सत्ता में थे, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कोई बात होती थी तो केंद्रीय मंत्री खड़े हो जाते थे डिफेंड करने के लिए, रॉबर्ट वाड्रा खुद कुछ नहीं कहते थे। अगर आज उसी बात को इशारों में ही सही प्रधानमंत्री सिर्फ कह रहे हैं, कह के छू भर के निकल ले रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, 1 साल हो गया हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार। तो हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप त्वरित कार्रवाई करिए, आप जांच करिए। हमने कभी जांच से इनकार नहीं किया, लेकिन हमारा साफ ये कहना है कि जो आज इतने गंभीर आरोप हैं इस सरकार पर, आप खुद सोचिए, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 मुख्यमंत्रियों पर हजारों करोड़ का, अब 1 लाख करोड़ के ऊपर का आज लग रहा है इल्जाम। व्यापम घोटाले को हमारे विद्वान रीता जी, इस पर तो जांच हो रही है। रीता जी, इस पर तो जांच हो रही है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी। नहीं, आप ये सुनिए। संदिग्ध आप भी बोले, मैं नहीं बोली बीच में बलूनी भैया। नहीं, एक सवाल है रीता जी, एक सवाल है आपके लिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ बलूनी जी, इसको पर्सनली मत लीजिए। रीता जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बलूनी जी, कंचन जी बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, मैं कंचन गुप्ता बोल रहा हूँ। रीता जी, आपसे नहीं, आपसे एक छोटी सी सवाल है। आपने अभी कहा कि आपने कभी कुछ रोका नहीं है, या आपके पार्टी ने कभी कुछ नहीं रोका है, या किसी व्यक्ति विशेष ने कभी कुछ रोका नहीं है। अभी इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में आरटीआई थी कि वहां पर जो जमीन खरीदी गई है वो जमीन किस कानून के अंतर्गत खरीदी गई है, क्योंकि वहां पर जमीन बाहर का कोई नहीं खरीद सकता है, कितने पैसे में खरीदी गई है, ये आरटीआई थी। और उस आरटीआई को रोका गया, वहां पर आपकी सरकार है। जब फिर से उस पर जब रूलिंग आई कि नहीं, ये आरटीआई का आंसर देना पड़ेगा, तब प्रियंका गांधी कोर्ट में गई और वहां से उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया। और आप कह रही हैं कि आप लोग कुछ रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। औरों के लिए तो आरटीआई, आप कहते रहते कि आरटीआई आरटीआई आरटीआई। उनका व्यक्तिगत, 1 मिनट कंचन गुप्ता जी, 1 मिनट। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत मामले चाहे जमीन के हो, संपत्ति के हो, जो भी हो, वो कोर्ट देख रही है, वो आपके सरकारें आपकी जांच कर रही हैं। जो सरकार कहती थी कि हम काला धन वापस लाएंगे 90 दिन में, वो काला दिन पकड़ा जा रहा है कि एक ललित मोदी नाम का आदमी मुख्यमंत्री से मिलकर, उनके बेटे से मिलकर राजस्थान में काला धन मॉरिशस से लाया। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मौसी के बारे में बताइए। मौसी जो 500 करोड़ रुपए ले रही थी कि व्यापम घोटाला हुआ, वो इटली की 500 करोड़ वाली मौसी भी बताइए। मोदी सरकार, आप बहुत बड़े बड़े नारों पर आपने अपने सरकार बनाई। आपने कितने जी, कृपया मुझे 15 सेकंड दे दिए जाए। आज कहाँ है भ्रष्टाचार? आज कहाँ है नैतिकता? आज अगर आप कांग्रेस का रिकॉर्ड गिनाने के, देखिए मेरा आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं गिना रहा, झूठ पर आधारित है। अगर कांग्रेस केवल 15 सेकंड दे दीजिए। आप अपनी सरकार के बारे में वो 15 सेकंड बाद में मेरे समय से कम कर लीजिएगा। नियंत्रण है। नहीं, आप बोलिए सर, लेकिन बस कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड मत दिखाइएगा। वो तो ठीक है, वो जनता ने देखा है, उस पर अपना फैसला भी दिया है। देखिए नेहा जी, आपने सवाल किया था परिवारवाद पे, रीता जी कहीं और पहुंच गई। मैं इतना जानता हूं कि रीता जी की जो पार्टी है और जो समाजवादी पार्टी बैठी, दोनों परिवारवाद वाली पार्टी है। देखिए, मैं भूला नहीं हूं, मैं बहुगुणा जी को जानता था, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। इतने दूरदर्शी नेता थे, इतने ईमानदार नेता थे और एक सशक्त नेता थे, लेकिन वो एक परिवार से नहीं आते थे। तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी ने उनके साथ क्या उत्पीड़न किया था, ये हम भी जानते हैं। इसलिए हमको पता, परिवारवाद की बात, केवल परिवारवाद ही पनपता है इस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं। और अब तो आप सत्ता में हैं, आप ये बताइए, जब आप विपक्ष में थे तब आप जो कहते थे, और आज सत्ता में आकर आप आपने परिवारवाद की बात की, आपने परिवारवाद की बात की। मैंने रीता बहुगुणा जी को बताया कि इनके स्वर्गीय पिताजी के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। सवाल मेरा आपसे, तो मेरा सवाल उन आरोपों को लेकर है जो आपकी सरकार पे लग रहे हैं। आपकी एकमात्र यूएसपी 1 साल में जो थी कि आपकी कमीज एकदम साफ है, उस पर अब आरोपों के बादल हैं जिस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। सुनिए,
चलिए मैं एक ब्रेक नेहा लूंगी, जी, बलूनी साहब। नेहा जी, मैं ब्रेक नेहा लूंगी, जी, ब्रेक के बाद आप इस नेहा जी सवाल का बताइए, जवाब दीजिएगा। आप- साहब सिंह जी आपसे भी बात करूंगी, एक ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर होगी। चर्चा जारी है हमारी, तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, आखिर कब तक इसे रोकेगा कौन? सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बलूनी साहब ये बताइए, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि साल भर खत्म होने पर, जिसे आप यूएसपी बता रहे थे अपनी, कि एक आरोप का छींटा नहीं पड़ा, कम से कम वो जो खासियत आप बता रहे थे वो चली गई। देखिए नेहा जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो परेशान थे जब एक वर्ष पूरा हुआ और हम लोगों ने कहा कि एक आरोप, एक पैसे का आरोप हमारी सरकार पे नहीं है, तो ये परेशान हो गए और इन्होंने उलझुल आरोप लगाना शुरू कर दिए। नेहा जी, मैं विश्वास दिलाता हूं, व्यापम की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से करने की बात कही है, ये जो क्या ये विरोधियों ने लगाया है? क्या ये उनका मनगढ़ंत आरोप है? ललित मोदी और वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ सामने नहीं आया? हमने बनाया था। क्या ये कांग्रेस ने प्लान किया है? नहीं, आप सीधा जवाब दीजिए बलूनी साहब। सभी बातों पे आ रहा हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए। कांग्रेस को भूल जाइए, आप लोग सत्ता में हैं। चिक्की आप बेच लीजिए, चिक्की आप। बिल्कुल नेहा जी, देखिए किस प्रकार से, देखिए नेहा जी, किस तरह से कांग्रेस की बेचैनी आप देखिए कि महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे जी ने घोटाला कर दिया, बात कुछ नहीं निकली, फलाने ने घोटाला कर दिया, सिर्फ दाग लगाने की बात चल रही है। मैं बता सकता हूं, ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, हम कोई संपत्ति जोड़ने के लिए नहीं आए, एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हम इस देश को महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम इस तरह के लिए नहीं आए, हम लूट खसोट के लिए नहीं, घोटालों के लिए नहीं आए। ये सरकार इस देश को महान राष्ट्र बनाना चाहती है, इसके लिए काम करने के लिए आए। एक ऐसी पार्टी बोल रही है जो कि सत्ता में आ गई है, हर चीज का आरोप कांग्रेस पर लगा देना। बलूनी जी, आप एक थोड़ा सा सोचिए, आज से 1 साल पहले आपकी जो भाषा थी, आपकी जो स्क्रिप्ट थी, आज भी वही स्क्रिप्ट रह गई है। लेकिन तब आप ऑफेंसिव में थे, आज आप डिफेंसिव में हैं। तब भी आप कह रहे थे कांग्रेस का घोटाला, कांग्रेस का घोटाला, आज भी वही बात कर रहे हैं। ठीक है, बदला क्या बलूनी साहब, बदला क्या? छोड़िए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी छवि के बारे में और अलर्ट होना पड़ेगा। आपको एक छोटी सी उदाहरण दे दूं, ये जो चिक्की वाली स्कैंडल है, जिसको स्कैंडल बताया जा रहा है, इसमें हुआ कुछ नहीं है, ना पैसा का आदान हुआ है, ना प्रदान हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यही बात मैं भी कह रहा हूं। हाँ, लेकिन ये इस स्थिति पे आई क्यों? ऐसा कुछ हो क्यों कि जिस पर कोई भी कोई सवाल कर पाए? ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है उस पर सवाल खड़े होते हैं बलूनी साहब। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। एक मिनट, क्षमा कीजिएगा रीता जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ चौधरी, ठीक है, वो जांच का विषय है ना, बड़े बड़े मुद्दे, वो जांच का विषय है। चौधरी साहब सिंह जी, भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? मुझे मौका दीजिएगा। सब आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए नेहा जी, इस देश में बहुत बड़े समस्याएं हैं, बहुत मुद्दे हैं और बहुत सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सही मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बनूली जी जो है, कोई उनके पास जो है सरकार में जो जिस तरह जनता को सपने दिखाए गए थे, लोगों की भावना खिलवाड़ करके जिस तरीके से ये लोग सत्ता में आए हैं, तो जनता के लिए अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए हैं। और सिवाय इनके पास एक है कि साहब जैसा हमारी पार्टी में आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव पे भी सब लागू हो रहा है, जो आप कह रहे हैं। आरोप लगा रहे परिवारवाद, तो हम पे परिवार का आरोप लगा रहे। अरे सुनिए, आप बात सुनिए हमारी, आप बीच में नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलते आपके बीच में, ये मत करिए आप लोग, आप लोग ये इतनी तभी चीज आप लोग मेरे पास। तो ये तो एक गिरोह की राजनीति चला रहे हैं, बीजेपी एक गिरोह की राजनीति चला रही है। अब आप दोहरा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, शिवराज, वैसे आप लोगों का भी कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और मीडिया जब वो दाग दिखाती है, पत्रकार को जला दे रहे हो, अच्छे अधिकारी को हटा दे रहे हो, दुर्गा नागपाल को हटा दे रहे हो, भ्रष्ट अधिकारियों को गले लगा रहे हो। भ्रष्टाचार कम होने की मुझे कोई जिस पार्टी से मैं सवाल पूछ रही हूँ वो गेंद दूसरी पार्टी के पाले में डाल रही है। तीनों नेता यही कर रहे हैं। कैसे मिटाया जा सकता है? वो संस्थाएं भ्रष्ट अधिकारियों को गले लगा रहे हो, अच्छे अधिकारियों को भगा रहे हो। अगर कोई सरकार कोशिश नहीं करेगी तो आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। एक मिनट रीता जी। जी विजय,
ललित मोदी आराम से लंदन में बैठे। मैं यही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार दूर करने वाली संस्थाओं को अगर कमजोर करने की कोशिश होगी या उनको अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी जाएंगी तो भ्रष्टाचार इस देश से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और ज्यादा भ्रष्टाचार केंद्र में नहीं होता, राज्यों में होता है। जो रोजमर्रा का भ्रष्टाचार है, पुलिस है, कचहरी है, अस्पताल है, पटवारी है और जन्म मरण के प्रमाण पत्र से लेकर तमाम चीजें होती हैं। और वहीं पर अगर कानून भ्रष्टाचार विरोधी कानून अगर मजबूत नहीं बनेंगे तो ये ठीक है, स्टूडियो की बहस तक ठीक है। उनके मुख्यमंत्री एक छोटी सी बात, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये मौसी और ललित मोदी के बीच में ये जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जरा सोचिए आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा होगा। उन पर जो भ्रष्टाचार की मार पड़ रही है उसे उजागर करने में आप तमाम पार्टियां कहां खड़ी हैं। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।